हाय। हेलो। हाय श्रद्धा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? चलो स्टार्ट करें। सो हम लोग को टाइमिंग बता देती हूँ फिर से मैं। अभी जो 12 to 1 है वो है 11 का क्लास। इट्स ओके। 12 to 1 है 11th का क्लास और उसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। हाय श्रावणी, गुड आफ्टरनून। ओके, और इसमें हम लोग को अभी देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 to 2 में 12th वालों का लेक्चर, और 2 to 3 है जो है CET वालों का लेक्चर। ओके, सो अभी जो हम लोग ने यहाँ पे जो करना है, जो फर्स्ट लेक्चर हम लोग का अभी है 12 to 1, वो है 11th का, और उसमें चलने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कौन कौन से नाम से जान सकते हैं? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों नाम उसी के हैं। नाउ कल जो देखा था सेल वॉल, सेल वॉल ये क्या हो जाएगा हमारा? सेमी परमिएबल और फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल, मैंने आप लोग को कल बोला था कि मैं आप लोग को परमिएबिलिटी के बारे में बताऊंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ 3 टाइप के परमिएबिलिटी को देख लेते हैं। सेमी परमिएबल, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोग को बताया हुआ है, बट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक आया है इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, देखो कोई भी मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पे तुम लोग के 2 मीडियम है, ये एक मीडियम हो जाएगा, ये सेकेंड मीडियम हो जाएगा। तो मटेरियल को पास करना है, तो यहाँ पे मटेरियल पास करना मतलब हम लोग सपोज सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? सॉल्यूशन तुम्हारा है ग्लूकोज सिरप। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को यही वाला एग्जांपल दिया था, ग्लूकोज सिरप। तो ग्लूकोज सिरप बनाना है तो तुम लोग क्या ऐड करोगे? वाटर, और वाटर में आप लोग ऐड करवाने वाले हो शुगर, ग्लूकोज को ऐड कराओगे। तो जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, और जो ग्लूकोज हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। सो वाटर प्लस ग्लूकोज विल फॉर्म ग्लूकोज सिरप, एंड ग्लूकोज सिरप इज योर सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ग्लूकोज सिरप इज योर सॉल्यूशन। तो होता क्या है, जब कोई मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। If solute and solvent both can pass through this membrane, then this membrane is known as freely permeable. फ्रीली परमिएबल किसको बोला जाएगा? जिसमें दोनों को क्या हो जाएगा? सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी, ये दोनों को भी पास होने के लिए परमिशन मिलेगी। तो सॉल्यूट भी पास हो रहा है, सॉल्वेंट भी पास हो रहा है, इस कंडीशन को हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये मेम्ब्रेन हो जाएगा फ्रीली परमिएबल। सो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी पास हो सकता है। बट अगर कोई मेम्ब्रेन ऐसा है, लाइक दिस इज योर मेम्ब्रेन, neither solute nor solvent can pass through this membrane, neither solute nor solvent can pass through this membrane, ना solute जा रहा है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल जा रहा है ना वाटर पार्टिकल्स वहाँ से एंटर हो रहा है, तो ये वाला मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? हमारा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन तो समझ में आ गया कि एक है फ्रीली परमिएबल, दूसरा है इम्परमिएबल। अब 2 बाकी रह गए, एक का नाम है सेमी परमिएबल। अब देखो ये मेम्ब्रेन के अंदर से, ये मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन बट सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन,
सॉल्यूट यहाँ से नहीं जा सकते हैं, सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, सॉल्यूट यहाँ से नहीं जा सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर व्हेन सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब वाटर को जाने के लिए जगह है, वाटर को जाने के लिए परमिशन है, बट बाकी के जो सॉल्यूट है, गैसेस होते हैं, आयंस होते हैं, उनको जाने के लिए परमिशन अगर नहीं है तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल। और जो चौथा हो जाता है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अलाउ नहीं करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल, plasma membrane will not allow water particle. Okay, so movement of water particle or movement of solute particle will be restricted by this plasma membrane. So what is the function of this plasma membrane? If it is selectively permeable, then some particular transport proteins are required to transport solute molecule. So अगर आप लोग को solute particles को transport करवाना है, मैं selectively permeability के बारे में बात कर रही हूँ। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टेड पार्टिकल और सिलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल कैन गो थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे सॉल्वेंट पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ट्रांसफर हो रहा है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सॉल्यूट को भी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम लोग को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को लगेगा पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये तुम लोग को कहाँ पे मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ परमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, देयर आर 4 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। One is freely permeable, second is we can say impermeable membrane, third is semi permeable membrane and fourth is selectively permeable membrane. Okay, so हम लोग अभी जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट समझने, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ ध्यान दे दो। अब आप लोग के पास अगर नोटबुक हो, जो बायो का नोटबुक होता है, वो नोटबुक ओपन करके बैठो और उसमें जो चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, मतलब तुम्हारी बुक के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो ये जो स्ट्रक्चर या मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, which was given by Singer and Nicholson. Fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson. Now, ये जो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है, क्या दिया होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस हिसाब से, अगर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा सेल है राइट, ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म, ये उसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जो आउटर मोस्ट वॉल है ना इसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बस हम लोग इतना मेम्ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा लार्ज करके। तो सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस हिसाब से लिपिड बाइलेयर, इसको थोड़ा सा ऐसे आप लोग ड्रॉ करके रखो, ये हो जाएगा लिपिड बाइलेयर। और ये लिपिड बाइलेयर का इस हिसाब से स्ट्रक्चर है। ये मैं जो ड्रॉ अभी कर रही हूँ वो उसका टेल रीजन है, एंड इसी लिपिड बाइलेयर के अंदर, मतलब यहाँ पे ऐसे लिपिड बाइलेयर होगा और इसी लिपिड बाइलेयर के अंदर ऐसे अगर फंसे हुए हैं, अगर यहाँ पे ये जो रेड कलर का है ये आप कंसिडर कर लो ये प्रोटीन है। ओके, यहाँ पे ये बाहर वाली प्रोटीन है। ओके, और सपोज यहाँ से ऐसा और एक प्रोटीन, तो आप
आप लोग को यहाँ पे जो ग्रीन कलर और मैंने रेड कलर में बताया हुआ है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के यहाँ पे आपको टाइप दिख रहे होंगे। कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर फिट हुए हैं। पर्टिकुलर सम प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इनटू लिपिड बाइलेयर। So some proteins which are embedded into lipid bilayer, this particular protein particle, which are red in color. So जो red color के अंदर मैंने आप लोग को बताए हुए हैं ये लिपिड पार्टिकल्स है, बट ये लिपिड पार्टिकल्स कहाँ पे फंस चुके हैं? जो लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इसका दूसरा नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। मैं पहली चीज में आप लोग को प्रोटीन के बारे में बता के रखती हूँ कि यहाँ पे जो पहला हम लोग ने प्रोटीन देखा ये हो जाएगा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। नाउ यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर भी प्रेजेंट है, बट वो थोड़ा ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है। तो इसको मैं बोल रही हूँ एक्सट्रिंसिक protein. Why it is known as extrinsic protein? Because it is not embedded, it is not fitted into phospholipid bilayer. लिपिड बाइलेयर के अंदर फंसा हुआ नहीं है, बाहर की साइड पे है, पेरीफेरी रीजन पे है। So though it is present in our peripheral side, it can also known as peripheral protein. Okay? सो मैंने पहले तो दो प्रोटीन के पार्ट्स बताए हुए हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर मोस्ट रीजन पे प्रेजेंट होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन और इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। अब और एक चीज ग्रीन कलर में आप लोग को दिख रही है जो लिपिड बाइलेयर को पूरा का पूरा क्रॉस करके निकल रहा है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके निकल रहा है बाहर, इसको हम लोग बोलेंगे टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। एंड दिस टनल प्रोटीन विल बिहेव एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कैसे वर्क करेगा ये? इट विल वर्क एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो समझो चीजों को, एक प्रोटीन जो है ये एकदम फंस गया है अंदर की साइड पे लिपिड बाइलेयर के अंदर, विच इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन का टाइप है जो बाहर की साइड पे प्रेजेंट है, उसको हमने नाम दे दिया है पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरा प्रोटीन जो तुम्हारी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके निकल रहा है उसको आप लोग ने बोल दिया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। नाउ ये लिपिड के अंदर जो आप लोग ऐसे इस हिसाब से आप मोनोमर स्ट्रक्चर, मोनोमर मतलब जो सिंगल यूनिट है लिपिड का, उसको मैं नाम दे दूंगी मोनोमर ऑफ लिपिड। सो मोनोमर ऑफ लिपिड इज मेड अप ऑफ हेड एंड टेल रीजन, हेड एंड टेल रीजन। ओके, तो हेड पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक तो आउटसाइड पे प्रेजेंट होगा ये हेड रीजन, और एक साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये जो हेड रीजन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हेड रीजन कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ओके, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो जाएगा? रख कर देती हूँ और लिखती हूँ इसके बारे में। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो जाएगा वाटर लविंग। तो वाटर पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज हेड पोर्शन ऑफ लिपिड इज वाटर लविंग हाइड्रोफोबिक पार्टिकल। बट ये जो टेल पोर्शन आप लोग देख रहे हो वो क्या हो जाएगा? टेल पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। एक वाटर लविंग है और दूसरा वाटर हेटिंग है। एक वाटर को लव कर रहा है, दूसरा वाटर को हेट कर रहा है। तो जो यहाँ वाले पोर्शन होंगे, जो बीच वाला पोर्शन है, वो वाटर लविंग पार्टिकल को क्या नहीं करने देगा? अंदर नहीं आने देगा। तो ये एक रीजन हो जाएगा जिसकी वजह से जो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो क्या बन रहा है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सिलेक्टिवली परमिएबल बन रहा है। ओके, बिकॉज द इंटरनल पार्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। Internal part of lipid bilayer is hydrophobic in nature. Why it is known as hydrophobic? What is the meaning of hydrophobic? Water hating. Water hating मतलब जिसके पास water particles present होंगे
वैसा मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, जो मेम्ब्रेन को कैसा बनाएगा, सिलेक्टिवली परमिएबल बनाएगा। ओके, तो दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, आप लोग को फिगर के अंदर देखते जाना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखते जानी है ये सारी बातें। वन इज लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन सेल। outermost layer of cell is plasma membrane, animal cell का outermost layer हो जाएगा plasma membrane which is selectively permeable and it is made up of phospholipid bilayer. Now in this phospholipid bilayer there are some proteins, different type of proteins are present. One is extrinsic which are also known as peripheral protein, and second one is intrinsic or integral protein, right? Now third is tunnel protein is also there, which will behave as transport protein, which will allow some solid particles to transport within the cell. Okay, तो ये वाली चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड पे इस हिसाब से, ओके, इस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन एंड दे वर्क एज रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का काम क्या होता है वो समझो। जैसे हमारे घर पे डोरबेल होता है ना, डोरबेल का काम क्या हो जाएगा, डोरबेल से क्या समझ पाएगा, कोई स्ट्रेंजर, कोई नया कोई आदमी अगर आएगा तो हम लोग उसको एंटर करवाएंगे क्या घर पे, नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि घर में कोई आया है कि नहीं आया है, डोरबेल क्या काम करेगा हमें पता, मतलब वो इंसान कोई आया हुआ है वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो डोरबेल बजाएगा। ओके, तो रिसेप्टर, हमारे घर का रिसेप्टर कौन हो गया, वो डोरबेल। जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक हम उसको घर पे नहीं लेते हैं। वैसे ही अगर कोई बाहर का पार्टिकल अगर आना चाहता है, सेल के अंदर आना चाहता है, तो उसको डोरबेल बजाना पड़ेगा, और वो डोरबेल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बने हुए यहाँ पे रिसेप्टर पार्टिकल्स होंगे विच विल आइडेंटिफाई आउटर मोस्ट अननोन सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो अननोन सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसको एंटर करवाना है कि नहीं करवाना है, वो फिर उसके रिसेप्टर पे डिपेंड होता है, वो सेल के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको लेना है कि नहीं। पहले तो पता होना चाहिए कि कोई आया हुआ है। ओके, तो डोरबेल का काम यहाँ पे जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन, रिसेप्टर मॉलिक्यूल। तो ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेकेंड इज डिफरेंट 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंड थर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से जो बना होगा वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बॉडी के मतलब वो सेल के आउटर मोस्ट रीजन को एक तो स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देने का काम करेगा। फ्लूइडिटी मतलब अगर कोई किसी स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को चेंज होना है तो वो किसके थ्रू हो सकता है, ये लिपिड बाइलेयर जो होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये मूव करता है, मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। तो मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे वो जो हम लोग को है वो फ्लूइडिटी शो करता है, और ये माइक्रोस्कोप में देखा गया है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और उसके बेसिस पे पता चला है कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वो मूवमेंट करता है, राइट। सो मोज़ेक मतलब पैचेस, तो पैचेस किस चीज़ के हैं यहाँ पे, प्रोटीन के। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये क्या करेगा, ये फॉस्फोलिपिड का सी है, समुंदर है ना। और उस समुंदर के अंदर जैसे आइसबर्ग होते हैं ना, आइसबर्ग कैसे होता है ना, बड़ा सा समुंदर है और उसमें आइसबर्ग प्रेजेंट होता है, तो ये जो समुंदर है वो है फॉस्फोलिपिड, और उसके अंदर के आइसबर्ग कौन हो जाएंगे, प्रोटीन, है ना। सो सी ऑफ लिपिड, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड विच कंटेन प्रोटीन आइसबर्ग विद इन इट। तो ये जो सी ऑफ फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट है, इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस हिसाब से इसको कंपेयर किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ने भूलनी नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने हम लोग को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। उनके बेसिस मतलब उन्होंने जो भी हम लोग को हम इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो प्रूफ हुई है, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना। इसके बाद वाला अब हम लोग ने आउटर मोस्ट लेयर तो समझ लिया, क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन का भी काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। अब मैं यहाँ पे आप लोग को दूसरा जो चीज लिखवा रही हूँ वो है GERL सिस्टम। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझो। सबसे पहले तो कि सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर था सेल मेम्ब्रेन वो कंप्लीट किया, ये न्यूक्लियस है। अब हम लोग ना साइटोप्लाज्म के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल। उस सेल ऑर्गेनल के अंदर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे चीज मैं लिख रही हूँ। एक तो है गोल्गी एपरेटस, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है लाइसोसोम एंड चौथा है वैक्यूल। ये चारों मिलके जो सिस्टम फॉर्म करने वाले हैं, ये चारों मिलके जो सिस्टम फॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है गर्ल सिस्टम और GERL सिस्टम। अब ये सिस्टम समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसका अरेंजमेंट किस हिसाब से होगा। तो देखो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के जस्ट आउटर पेरिफेरल साइड पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, न्यूक्लियस के जस्ट आउटर पेरिफेरल साइड पे ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं कौन, गोल्गी बॉडी। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गोल्गी बॉडी। बहुत अच्छे से ध्यान से धीरे से अच्छे से समझो इसको कि इस हिसाब से अरेंजमेंट है। न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गोल्गी बॉडी है, और गोल्गी बॉडी का ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेंगे। इसी वैक्यूल के अंदर से कुछ पर्टिकुलर वैक्यूल लाइसोसोम फॉर्म करेंगे और कुछ वैक्यूल ट्रांसपोर्ट वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमको समझना क्या है, सबसे पहली चीज़ हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। पहले मैं आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद मैं आपको गोल्गी बॉडी बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको वैक्यूल बताऊंगी। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ जस्ट सेकेंड, अगर मैं यहाँ से कुछ बता पाई आपको तो मैं ट्राई करती हूँ। दो मिनट, हाँ। ओके, तो हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा देखते हैं।
यहाँ ध्यान दे दो क्योंकि सामने कुछ फिगर है। अब यहाँ पे आप लोग को ये जो येलो कलर का पार्ट बताया गया है वो है आपका न्यूक्लियस। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियर वॉल है। वॉल को देख सकते हो, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो रीजन यहाँ पे बताया हुआ है ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला जो ये पार्ट है, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक, जितना भी ब्राउन कलर में है ना वो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ब्राउन कलर में, जिसमें इतना जो छोटा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो उसके ऊपर है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ देख के रखो आप लोग कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ग्रीन कलर में बताया हुआ है वो है गोल्गी एपरेटस। अब ये जो बाहर का रीजन है वो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस हिसाब से अरेंजमेंट मैंने आपको बोला था कि कैसे अरेंजमेंट होगा। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर के साइड पे गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये गोल्गी एपरेटस में से ऐसे छोटे 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 वैक्यूल्स निकलते हैं। तो इसको आप लोग ने यहाँ पे नाम दिया है सिक्रेटरी वेसिकल, और फिर दूसरा नाम दिया हुआ है लाइसोसोम। क्लियर है? तो पहले मैंने ये फिगर इसलिए दिखाया कि हमारे मतलब जो टेक्स्ट बुक पे आप लोग को इतना मतलब बताया नहीं है कि किस हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है। हम लोग को गर्ल ये सिस्टम बताया हुआ है, GERL सिस्टम दिया हुआ है, बट इसमें ये अरेंजमेंट नहीं दिया है। इसलिए मैंने ये बस आप लोग को आपकी जानकारी के लिए बताया हुआ है कि और कुछ देखना है तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे दो टाइप के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाले। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट पढ़ने वाला है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट किस हिसाब से होंगे। फर्स्ट हमको जो दिखेगा वो हो जाएगा तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आप लोग को राइबोसोम नहीं दिखेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एकदम स्मूथ टेक्सचर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे 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 ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, छोटा छोटा पार्टिकल्स राइबोसोम का। जो यहाँ पे पिंक कलर का, रेड कलर का जो पॉइंट बताया हुआ है वो सारे राइबोसोम्स है। So ribosomes are present on rough endoplasmic reticulum and ribosomes are absent on smooth endoplasmic reticulum. Okay? अब हम लोग हमारा डिटेल में स्टडी स्टार्ट करते हैं। Okay. ओके, तो समझ में आ रहा है सब लोग को कि हम लोग को किस हिसाब से, मैंने सिर्फ पोजीशन के लिए आपको ये वाला फिगर ड्रॉ करवाया, मतलब फिगर दिखाया है। आप भी देख सकते हो। अब तो हम सबके पास इंटरनेट बहुत अच्छे अवेलेबल फॉर्म में है, हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, बस समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर what is the function of endoplasmic reticulum? Okay, तो endoplasmic reticulum के दो टाइप्स हो जाएंगे। One is smooth endoplasmic reticulum and second is rough endoplasmic reticulum। जो smooth endoplasmic reticulum है जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो जाएगा, लिपिड फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोन सिंथेसिस, ये वाले जो फंक्शन हो जाएंगे। या वो लिपिड को फॉर्म कर सकता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कर सकता है, वो हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता है। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। यहाँ पे जो लिपिड का फॉर्मेशन होगा वो कौन से टाइप का लिपिड फॉर्म हो रहा है, सिंपल लिपिड विल फॉर्म हियर, सिंपल लिपिड। ओके, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास प्रेजेंट है राइबोसोम।
So due to presence of ribosome, function of rough endoplasmic reticulum is protein synthesis. ओके, तो देखो आप लोग ने जो फिगर देखा था अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो इस हिसाब से स्ट्रक्चर था, इसको हमने नाम दिया है लेमेली. ओके, देन स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो देयर, सो दे आर नोन एज वेसिकल, and some tubular parts are also present there which are known as tubule. So three different structure are present in endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is made up of three different type of structure. One is tubule, second is lamellae and third is vesicle. तो जैसे आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, कहीं से भी आप लोग के दिमाग में या कहीं पे भी आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, तो एंडोप्लाज्मिक सिर्फ ऐसे कॉमनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया है ना, तो उसके दो फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसके दो टाइप है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप है और दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हो जाएगा? लिपिड फॉर्मेशन. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन हो जाएगा? प्रोटीन फॉर्मेशन. सो सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन विल फॉर्म इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन, ये याद रखना, बिल्कुल भी भूलना मत. सिंपल प्रोटीन एंड सिंपल लिपिड का जो भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, वो फंक्शन आपको याद रखना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स? सो ट्यूब्यूल, लेमेली एंड वेसिकल, ये तीन उसके पार्ट हो जाएंगे जिससे तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है. ओके, नाउ ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. राइबोसोम की बात हो गई, और राइबोसोम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम आ जाएगा? ATS टाइप ऑफ राइबोसोम. नाउ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट था गोल्गी बॉडी. है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपके सामने गोल्गी एपरेटस का फिगर दिया हुआ है, राइट? ध्यान से आराम से देखिए इसको. गोल्गी एपरेटस के अंदर आप लोग को दो फेज दिए हुए हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे आप लोग को दो फेज दिए हुए हैं. एक है सिस फेज, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना. एक है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज. एक है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज. अब ये जो गोल्गी एपरेटर्स है, यहाँ पे आप लोग को किस हिसाब से याद रखना है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं GERL सिस्टम. तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास यहाँ पे गोल्गी एपरेटर्स होता है ना? पोजीशन को समझो अच्छे से. तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा गोल्गी एपरेटर्स, मतलब ये वाला पार्ट. जो ये सिस फेज है, यहाँ पे ये वाला सिस फेज हो जाएगा, और जो ये ट्रांस फेज है, यहाँ पे ट्रांस फेज हो जाएगा.
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये सिस एंड ट्रांस फेस, आप लोग को पता चलेगा। ये सिस फेस है, इसका यहाँ पे जो वेसिकल है इसको हम बोलेंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो यहाँ से कुछ वेसिकल बाहर निकलेंगे और ये जो ट्रांस फेस है ये फॉर्म कर रहे हैं सिक्रेटरी वेसिकल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसिकल? वेसिकल का काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाने का, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का। देखो तो गोल्गी एपरेटस, पहली चीज तो हम लोग को ये पता करनी है कि गोल्गी एपरेटस बना किससे है। तो गोल्गी एपरेटस के पास वेसिकल प्रेजेंट है और गोल्गी एपरेटस के पास सिस्टर्नी प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज सिस्टर्नी? ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा वाला पार्ट, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? सिस्टर्नी। इसको नाम क्या दिया गया है? सिस्टर्नी। सो गोल्गी एपरेटर्स के पास दो फेज है, वन इज सिस फेज एंड सेकेंड इज ट्रांस फेज। ये इस हिसाब से आपको गोल्गी एपरेटर्स दिखेगा। सिस फेज में से भी आपको वेसिकल निकलने वाले हैं, ट्रांस फेज में से भी वेसिकल निकलने वाले हैं। वेसिकल मीन्स स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हमारा जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है वो मटेरियल इस वेसिकल के अंदर मतलब फिट हो सकता है, राइट? वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं इसको हटाती हूँ और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का वो मैं बताती हूँ। सिस एंड ट्रांस फेस आपको पता चल गया है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये वाला हो जाएगा सिस फेस और ये हो जाएगा ट्रांस फेस। अब देखो ओके, तो यहाँ पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए कि ये हो गया मेरा सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी दो टाइप का है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करेगा? सिंपल लिपिड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्म करेगा? सिंपल प्रोटीन। ओके, अब इसके जस्ट ऊपर वाले साइड पे हम लोग करते हैं यहाँ पे गोल्गी एपरेटस। ये वाला पार्ट हो जाएगा गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी। ओके, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंपल लिपिड और रफ के अंदर सिंपल प्रोटीन था, यहाँ से जो वेसिकल निकल रहे थे छोटे छोटे, ये है तुम्हारा सिस फेस और ये है तुम्हारा ट्रांस फेस। तो ऐसे दो फेज है यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के पास, जस्ट हम लोग ने देखा सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो सिस फेज में से जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आएंगे वो सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे किधर? गोल्गी एपरेटस में। सो सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कहाँ पे हो रहा है? गोल्गी एपरेटस के वहाँ पे हो रहा है। ओके, तो गोल्गी एपरेटस में ये सिंपल लिपिड और सिंपल प्रोटीन क्यों जा रहे हैं, क्या फंक्शन है उसका? तो देखो यहाँ पे गोल्गी एपरेटस में दो प्रोसेस होंगे, ग्लाइकोसिलेशन एंड सेकेंड प्रोसेस इज ग्लाइकोसिडेशन। नाउ व्हाट इज ग्लाइकोसिलेशन? सिंपल प्रोटीन कन्वर्ट इनटू, प्रोटीन जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन में। तो जब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कभी भी बनता है तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ ये चीज़, पहले प्रोसेस समझ लो कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस विल परफॉर्म टू प्रोसेसेस, वन इज ग्लाइकोसिलेशन एंड अनदर इज ग्लाइकोसिडेशन। Simple lipid and simple protein which are formed in endoplasmic reticulum. Now this simple lipid and simple protein will transport into Golgi apparatus where they will be converted into conjugated or complex protein and complex lipid. तो complex protein and complex lipid का क्या form है? So simple protein will convert into glycoprotein and simple lipid
will convert into glycolipid. ओके तो कॉम्प्लेक्स टू अरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाने का काम किसने किया? ये माता ने, गोल्गी एपरेटस ने। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करवाने का काम किया हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम किसने किया है? गोल्गी एपरेटस ने। तो कभी भी आप लोग बायो के अंदर ऐसा वर्ड सुनते हो अगर कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स, अगर ऐसा वर्ड आप लोग ने देखा है कहीं पे कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब मैं बता देती हूँ। कॉन्जुगेटेड एंड कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये होता है कि जब तुम्हारे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अगर ज्वाइंट हुआ है, सो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, फॉर एग्जाम्पल लाइपोप्रोटीन, so here lipid plus protein will form lipid plus protein। तो इस देखो प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन के साथ साथ आप लोग का नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे कौन आ जाएगा? लिपिड। प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट कौन हो जाएगा? लिपिड। सो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दे विल फॉर्म कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो उसी हिसाब से मैं इसको कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट है, तो इसको मैं कॉन्जुगेटेड लिपिड भी बोल सकती हूँ। सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ लिपिड और प्रोटीन ना होके उसके साथ अगर कोई उसका नॉन प्रोटीन और नॉन लिपिड पार्ट ज्वाइंट हो रहा है, तो उसको वो तब के टाइम पे वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पे हम लोग को ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस में क्या हुआ है? ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस में प्रोटीन था, प्रोटीन के साथ कौन ज्वाइंट हुआ है? ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ग्लाइको मीन्स sugar particle combined with protein particle, they will form glycoprotein, and this protein is known as conjugated protein. So formation of complex protein from simple protein, this process is known as glycosylation. Formation of glycoprotein from simple protein, this process is known as glycosylation, and glycosylation process takes place in Golgi body. तो Golgi body का काम हो जाएगा सिंपल प्रोटीन एंड लिपिड को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड लिपिड में कन्वर्ट करना। अब आपको मतलब एक ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए या कोई क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों बनाया हमने ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जस्ट अभी आपने मेरे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर मोस्ट लेयर था याद करो, तो आउटर मोस्ट लेयर में मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन एंड ऐसे नाम लिखा हुआ था, जिसको मैं बोल रही थी रिसेप्टर पार्टिकल ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, इन आवर सेल, है ना। तो सेल को जो आगे आप लोग पढ़ोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, जब 11-12 का थोड़ा सा पॉइंट आएगा तो आगे आएगा। जब सेल क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है ना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है, या सेल के अंदर के पार्टिकल्स जब कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत सारी जगह पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन आवर सेल। सो दिस प्रोटीन एंड लिपिड आर transported through this Golgi body to different cell organelle, ओके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। तो बनाने का काम पहले तो सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन किसने बनाया? सिंपल लिपिड एंड सिंपल प्रोटीन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको कौन से दो टाइप मिले? एक स्मूथ मिला और एक रफ मिला। स्मूथ का काम क्या हो जाएगा? लिपिड फॉर्मेशन का। रफ का काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन फॉर्मेशन का। जब लिपिड एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया तो अब देखो जो गोल्गी एपरेटर से वहाँ पे आप लोग को कौन से दो पार्ट मिले, कौन से दो फेज मिल रहे हैं आप लोग को? एक तो सिस फेज हो गया और दूसरा हो जाएगा ट्रांस फेज। तो सिस फेज का काम क्या है? वहाँ से वेसिकल निकल रहा है, छोटे छोटे आप लोग को पार्टिकल ब्रिड जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो वेसिकल है। तो उस वेसिकल के अंदर जो ईआर ने बनाए हैं प्रोटीन एंड लिपिड वो फिट हो जाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट किधर होंगे? गोल्गी बॉडी के अंदर जाएंगे।
नाउ गोल्गी एपरेटस का काम कौन सा प्रोसेस करवाने का है? ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, जो प्रोटीन एंड लिपिड को कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो अब जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यहाँ पे बन चुके हैं, वो जो ट्रांसफेस आपको दिख रहा है, वो ट्रांसफेस के अंदर से ऐसे छोटे छोटे ऐसे वेसिकल निकलेंगे और ये सारा जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बना है ये वेसिकल में ऐसा फिट हो जाएगा और अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी नाम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने गोल्गी एपरेटस समझ लिया मेरे साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिया आप लोग ने मेरे साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये 3 चीज़ें आप लोग ने अभी मेरे साथ पढ़ी है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो आप लोग को क्या करना है, जो 11th का टेक्स्ट बुक है ना आप लोग का, वो 11th का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, उसमें से आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहीं पे लिखा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये पूरा आप लोग को, मैं फिर से ये चीज़ क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आज क्या चीज़ पढ़ी है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। आप लोग को क्या रीड करना है, आपका होमवर्क क्या है आज का, वो आप लोग को पता होना चाहिए। जब कल आओगे, कल मेरे साथ ये फिर से रीड करना स्टार्ट करोगे, तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। और फिर जितने क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते जाओ, इस हिसाब से प्रिपरेशन होती रहेगी एक एक टॉपिक की, तो फिर आगे प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाला है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन आप लोग ने रीड करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन टू लाइन उसको समझना है, वर्ड टू वर्ड समझना है। कहीं वर्ड में कोई दिक्कत आती है तो कल जब मैं आती हूँ तब मुझे पूछना है। ओके, अब दूसरी चीज़ आप लोग को इसके बाद पढ़ना है, भले वहाँ पे मैंने आप लोग को लिखवाया था GERL सिस्टम, क्योंकि NCERT के अंदर GERL सिस्टम है, तो NCERT भी आपको फॉलो करनी है। नीट के लिए आपके लिए मैं हर बार बोलती हूँ, नीट के लिए NCERT सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये पढ़ लेने के बाद आप लोग को रीड करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ढूंढना है टेक्स्ट बुक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके 2 टाइप हमें बताए हुए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का फंक्शन पढ़ना है, रीड करना है, हर एक चीज़, हर जो फंक्शन है वो लिख के रखना है। अगर लिखने की प्रैक्टिस से आपको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिख के याद करते हो तो लिख लो, एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ कि क्या क्या फंक्शन है, मेनली फंक्शन ही पूछे जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए, आप गोल्गी बॉडी रीड करना स्टार्ट करोगे, और गोल्गी बॉडी के अंदर अगर ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन ये 2 वर्ड नहीं दिए हैं तो अभी आप लोग यहाँ पे लिख लोगे, नोट्स बनाते जाओगे, जब मैं आपको समझाती हूँ तब समझते जाओ। ग्लाइकोसिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फ्रॉम सिंपल प्रोटीन टू कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ग्लाइकोसिलेशन, एंड ग्लाइकोलिपिड बनाने की प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसिडेशन। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? दिस प्रोसेस विल हैपन इन गोल्गी बॉडी। ओके, अब गोल्गी बॉडी का जैसे ही फंक्शन आपने पढ़ लिया, इसके बाद कल हम लोग को ये जो हमने 2 फेज पढ़े हैं, एक है सिस फेज और दूसरा है ट्रांस फेज। सिस फेज क्या काम करेगा? वहाँ के वेसिकल प्रोटीन एंड लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से गोल्गी एपरेटस में लाने का काम करेंगे, राइट। अब जो ट्रांस फेज के वेसिकल है उसमें से स्मॉल और वेसिकल निकलते जाएंगे, और फिर उसमें से हम लोग को क्या बनाते जाने हैं? लाइसोसोम्स फॉर्म करते जा रहे हैं। तो ये कल हम लोग को लाइसोसोम पढ़ना है और फिर हम लोग को आगे के प्रोसेसेस पढ़ने हैं। तो
प्लीज़ ये 3 होमवर्क है आप लोग के, ये तीनों होमवर्क आप लोग ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, और फिर कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट्स होते हैं तो वो मुझे कल पूछने हैं। अब इसके बाद हमारा 12th का लेक्चर होने वाला है, तो 12th के लेक्चर के अंदर हम लोग मिलते हैं, और 12th में हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, चलो तो बाय बाय, टेक केयर। 11th वाले अच्छे से पढ़ाई करो। गुड डे, जय हिंद।